अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलते हैं आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी और काफी अच्छा रिस्पांस था। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों को भी अगर उस प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और काफी कुछ क्वेरीज भी आई थी कल, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो मैं आज आपको आज के लेक्चर में क्वेरीफाई करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स। तो ये वेक्टर क्या होते हैं? कल तक मैंने आपको बता दिया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस ये सब हेल्प करते हैं कटिंग एंड पेस्टिंग के अंदर। अब ये जो होते हैं वेक्टर, इनकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर द व्हीकल्स, दीज आर द बायोलॉजिकल व्हीकल्स, ये भी आप यूज कर सकते हो, बायोलॉजिकल व्हीकल्स विच कैरी foreign genetic material to host cell where it can express। अब इस पूरी डेफिनेशन को याद रखने से बेटर है आप सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस करिए, वो कौन सा है? कैरी। ठीक है, और कैरी किसको कर रहा है? जेनेटिक मेटेरियल को। तो जेनेटिक मेटेरियल को कैरी करके इसने होस्ट सेल के पास दिया, होस्ट सेल के पास जब ये देगा तो वहां पर वो क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। तो ये सारा काम जो होता है वो वेक्टर का होता है। अब कल मेरे एक सब्सक्राइबर एज वेल एज एक स्टूडेंट ने मुझे आपको क्वेश्चन किया था कि मैम व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वो अपन यहाँ बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। वो आपको वेक्टर समझने के बाद ही समझ में आता है, इसीलिए मैंने आपको अभी तक के लिए एक्सटेंड किया था। देखिए, जब भी कोई जेनेटिक मेटेरियल, मान लीजिए ये कोई एक डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को मैंने इस वेक्टर के साथ जोड़ दिया है। मैंने ये आपका डिजायर्ड डीएनए है। अब ये डिजायर्ड डीएनए भी कई बच्चों को था कि मैम ये डिजायर्ड डीएनए क्या होता है? डिजायर्ड डीएनए का मतलब है ऐसी जेनेटिक मटेरियल जिसमें आपको जो भी फंक्शन एक्सप्रेस करवाना है वो प्रेजेंट हो। मतलब आपको मान लीजिए बिठी कॉटन बनानी है या आपको कोई भी ऐसा प्लांट बनाना है जो हीट रेजिस्टेंस हो, तो हीट को रेजिस्ट करने वाला जो जीन होता है वो आपके लिए डिजायर्ड डीएनए हो जाएगा। मीन्स आपको जो एक्सप्रेस कराना है नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो आपका डिजायर्ड डीएनए होता है। डिजायर्ड डीएनए में कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिजायर्ड डीएनए भी चेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कोई डब्बा है उसमें डिजायर्ड डीएनए रखा हुआ और आपको वहां से लेना है। डिजायर्ड मतलब जो आप चाहते हो, ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें आपके चाहने वाला जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है, उसको मैंने इस वेक्टर के साथ प्लस कर दिया। यानी तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो गई। मीन्स ये जो ब्लैक वाला पार्ट था वो आपका यहां जुड़ गया। तो अब देखिए, एक एक वेक्टर का डीएनए और खुद जो डिजायर्ड डीएनए आपका, वो दोनों प्लस होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और तोड़ के फिर से जोड़ा आपने, इसीलिए आपने आगे वर्ड क्या लगा दिया? रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकंबाइनिंग। डीएनए का क्या किया आपने? रिकंबाइनिंग किया। मतलब ये वाला आपका डीएनए जो पोर्शन था उसको आपने वेक्टर के डीएनए के साथ प्लस कर दिया। वेक्टर इटसेल्फ इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल। वेक्टर खुद भी क्या होते हैं? डीएनए पार्टिकल्स ही होते हैं, डीएनए ही होते हैं। तो उनके साथ आपने जब प्लस कर दिया तो वो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मतलब भी पता होना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये टर्म आप यूज करेंगे। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो ये जो आपने अभी इसको आप किसमें डाल देते हो? होस्ट के अंदर डाल देते हो। और होस्ट मैंने आपको कल बताया था, होस्ट क्या क्या हो सकते हैं? एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपको ये लेके जाना है। अब अपन वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जो भी वेक्टर्स होते हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यानी बेस्ट वेक्टर्स कौन से होते हैं? बेस्ट वेक्टर की अगर अपन बात करें, बेस्ट वेक्टर
तो बेस्ट वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या उसमें क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर वो कैपेसिटीज है तो ही वो अच्छा वेक्टर काउंट होता है। तो आपको कॉमन फीचर्स में बता रही हूँ, फिर अपन एक एक फैक्टर्स पर चलेंगे। सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, एक तो ओराई रीजन होना चाहिए। अब ये ओराई रीजन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा ये, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी ये जो डीएनए है या वेक्टर जो है, इसके अंदर खुद रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी अपना खुद का डीएनए खुद बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ओराई सीक्वेंस जो है, ओराई रीजन जो है ORI, वो प्रेजेंट होना चाहिए। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी ओराई सीक्वेंस है तो वो कैसा हो जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो जाएगा। फिर इजी टू इंट्रोड्यूस, यानी इजी टू इंट्रोड्यूस एंड आइसोलेट, यानी आप इसको होस्ट के अंदर इजीली डाल सकते हैं और वापस जब आपको अलग करना हो तो इजीली आप उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये भी कैपेसिटी वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। मतलब आपने एक बार डाल तो दिया, अब आपको जब वापस आइसोलेट करना है तो वो हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स या मार्कर साइट्स होनी चाहिए। देखिए मार्कर्स क्या होते हैं, आप घर के अंदर कई बार सामान रखते हो तो आप लेबल लगा के रखते हो, है ना, जिससे आपको पता चलता है कि इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है। तो जो मार्कर साइट्स होती है वो भी यही होती है कि मार्कर साइट्स की हेल्प से पता चल जाता है कि जो वेक्टर है डीएनए लेके आया है वो होस्ट में गया है या नहीं गया है। टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब आप वेक्टर को होस्ट में डालते हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं मार्कर साइट्स। और इजी टू ट्रांसफॉर्म, इजी टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इजीली वो होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सके। फिर उसके अंदर एक और बात होनी चाहिए, यही निकाल देती हूं मैं। उसके अंदर और क्या होना चाहिए, रेगुलेटरी एलिमेंट्स होने चाहिए। ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके घर पे भी आपके पेरेंट्स आपको रेगुलेट करते हैं, यानी आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको नहीं करना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको बनना है, ये सब वो रेगुलेट करते हैं। तो वैसे ही वेक्टर के अंदर प्रमोटर और ऑपरेटर, ये साइट्स होती है, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड इनहिबिटर, ये जो साइट्स होती है ये वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर प्रमोटर साइट्स वगैरह होगी तो वेक्टर जो है वो इजीली अपना फंक्शन कर पाएगा। वेक्टर के अंदर क्लोनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी अपनी कॉपीज बनाने की कैपेसिटी, क्लोनिंग, खुद क्लोन कर सकता है, वो कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। फिर यहां पर साइज का भी थोड़ा देखना पड़ता है। साइज अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी हैंडलिंग भी थोड़ी दिक्कत वाली होती है। नॉर्मल अगर बीच वाली साइज है तो इजीली हो जाता है, और नॉर्मल छोटी साइज है तो वो भी इजीली कैरी हो सकता है। वैसे यहाँ पर साइज को जब अपन डिस्कस करते हैं तो यहाँ थोड़ा आपको एक्सेप्शंस भी होते हैं, बिकॉज गैप बैक करके जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं ये बहुत लार्ज साइज के वेक्टर्स होते हैं, उनकी साइज काफी बड़ी होती है। यहाँ आप ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सेप्शन है कि साइज, मतलब ऐसा है नहीं कि कोई भी जो बड़ी साइज का है वो वेक्टर का काम नहीं कर सकता, कर तो सकता है, लेकिन फिर भी साइज को एक काफी माना जाता है कि अगर साइज ठीक है तो वो इजीली काम करता है। अब ये मार्कर साइट्स को वहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी, ये जो मार्कर साइट्स है उसके अलावा वहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट्स मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन साइट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताई थी कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर कट करते हैं। जैसे मैंने आपको इको R1 का एग्जांपल बताया था, तो मैंने कहा था गाट TC करके जो सीक्वेंस होती है वहीं पर वो कट करता है। तो यहाँ पर भी वेक्टर के अंदर भी क्या होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी तो ही आप क्या करोगे, वहां पर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हो। अगर वो सीक्वेंस ही वहां अवेलेबल नहीं है तो आप कट कैसे करोगे, आप कट नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स का होना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये मार्कर साइट्स का काम यहाँ पर जो करती है वो आपके रेजिस्टेंस वाली जीन करती है। अब ये रेजिस्टेंस जीन क्या क्या हो सकती है, ये आपके हो सकती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, लैक, और ये कैनामाइसिन रेजिस्टेंस,
बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस वाली जीन्स भी इसमें होती है, और जो किसका काम करती है, मार्कर जीन्स का काम करती है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मार्कर जीन्स नहीं तो होती है, लेकिन फिर भी वो एक वेक्टर की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके फिनोमिनन जो होते हैं, मतलब वो ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर देते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि ये वेक्टर डीएनए को उस सेल के अंदर लेके चला गया है। तो यानी उसमें मार्कर जीन नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, वो काम कर सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर वेक्टर में होनी चाहिए। अगर इसमें से एक आध भी स्किप होती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर अच्छा एफिशिएंट नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं, वेक्टर जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के जो वेक्टर होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, देखिए दो, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर, कैसा हो जाएगा, क्लोनिंग का काम कर रहा है, और एक हो रहा है एक्सप्रेशन वेक्टर। अब ये क्लोनिंग का काम क्या करना है, बहुत सारी कॉपीज बना देना है, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो क्या करेंगे, सेल में जाके खुद की बहुत सारी कॉपीज बना देंगे। तो ऐसे वेक्टर जो है मेनली कहाँ यूज होते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरीज जो बनती है वहां पर ये यूज होते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरीज ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां लंबे लंबे जीनोम को सीक्वेंस करके रख दिया जाता है। मतलब आपको जब डिजायर्ड डीएनए चाहिएगा ना, तो आप कहाँ जाओगे, जीनोमिक लाइब्रेरी के पास जाते हो और वहां से बोलते हो भाई हमको ऐसा वाला डीएनए चाहिए जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है। फिर ये प्रोब बनाने में भी हेल्प करता है। जब आप आगे और फर्दर स्टडीज करोगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको प्रोब का मतलब पता चल जाएगा कि प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती है। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहां पर भी ये क्लोनिंग वेक्टर्स काम करते हैं। और एक्सप्रेशन वेक्टर जो होते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी होती है, तो वो बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर हेल्प करते हैं। मतलब नाम से पता चल रहा है ना, ये तो क्लोन बना रहे हैं, बहुत सारी कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, किसी ट्रेट को पर्टिकुलर एक्सप्रेस कराना है, वहां पर ये काम कर रहे हैं। अब अपन सबसे पहला जो, वैसे मैं बता देती हूँ आपको, काफी सारे वेक्टर्स होते हैं, उसमें से अपन एक एक को स्टडी करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ कुछ नाम लिखती हूँ वेक्टर्स के, जैसे वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लाज्मिड एक वेक्टर हो सकता है, प्लाज्मिड के अलावा बैक्टीरियोफेजेस हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज के अलावा कॉस्मिड्स, ये भी वेक्टर होते हैं। कॉस्मिड के अलावा अगर आप देखें तो टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड, ये भी प्लांट वेक्टर्स है। फिर अगर आप बात करें जो यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हैक, मैक और पैक, ठीक है, ये सारे, इसमें वाई का मतलब हो जाएगा यीस्ट, बी का मतलब हो जाएगा बैक्टीरिया, हैक का मतलब हो जाएगा ह्यूमन, एम का मतलब होता है मैमेलियन, और पी का मतलब होता है फेज, और एसी का मतलब सब जगह आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है। ये सारे बड़े बड़े बड़ी साइज के वेक्टर्स होते हैं, जो क्या करेंगे, बड़े साइज के जो डीएनए होते हैं उनको आगे फर्दर ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं। तो अपन सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं प्लाज्मिड। फिर बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो ये भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, वहीं से डिराइव हुए हैं। फिर बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसे वेक्टर होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। किसको करेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कॉस्मिड वेक्टर्स जो होते हैं, ये क्या होता है, हाइब्रिड वेक्टर होते हैं, यानी इनमें आधे कैरेक्टर तो किसके हैं, प्लाज्मिड के हैं, और आधे कैरेक्टर किसके हैं, बैक्टीरियोफेज के हैं। मतलब मिड मने क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड का मिड, और कॉस मने जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वहां कॉस साइट्स होती है, वहां की जो कॉस साइड का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ले लिया जाता है। तो कॉस्मिड्स आर द हाइब्रिड वेक्टर्स। कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार, नेम द फॉलोइंग हाइब्रिड वेक्टर। तो हाइब्रिड वेक्टर जब भी आपको पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, कॉस्मिड। कॉस्मिड कैसा है, हाइब्रिड वेक्टर होता है। और टीआई और आरआई जो प्लाज्मिड्स है, ये एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्ट करते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम जो है, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा काम करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ये दो ऐसे बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव नेचर के होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। यानी आपको प्लांट के अंदर कोई जीन दिलवाना है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो, टीआई की और आरआई की। ये जब मैं आपको आगे इनको डिटेल में डिस्कस करूंगी तो आपको पूरा बताऊंगी कैसे काम करते हैं। अपन सबसे पहले चलते हैं प्लाज्मिड पर।
क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जब भी आपने किसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा होगा तो यहाँ पे उसका डीएनए प्रेजेंट है ऐसा राउंड करके, और साइड में एक सर्कल जैसा कुछ होता है। तो ये सर्कल जैसा है वो क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। अब ये प्लाज्मिड जो है इसका यूज किया जाता है एज ए वेक्टर। सबसे इनिशियल लेवल की अगर इनको बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे? प्लाज्मिड हो जाएंगे। ये खुद भी कैसे होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? इनमें भी क्या प्रेजेंट होती है? मार्कर जीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनका, डबल स्ट्रैंडेड। अब प्लाज्मिड को अगर अपन डिस्कस करें तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको प्लाज्मिड का जो मैप होता है वो आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वहां पर आपको येलो कलर का, येलोइश कलर का एरो दिख रहा है, ऑरेंजिश येलो। वहां लिखा हुआ है सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या काम करेंगे? ये पता करेंगे कि जो डीएनए है वो होस्ट के अंदर गया है या नहीं गया है। ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो भी क्या करेगी? रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो रहा है मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी उसके अंदर डीएनए चला जा चुका है। फिर प्रमोटर सीक्वेंसेस जो होती है वो स्टार्ट कराती है ट्रांसक्रिप्शन को। फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स करके कुछ लिखा हुआ है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स का क्या काम करेगी? ये डीएनए को कट करवाएगी। और नीचे की तरफ एक दे रखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक नॉर्मल प्लाज्मिड का मैप मैंने आपको दिखाया है। अगर अपन इस मैप के अलावा नेक्स्ट प्लाज्मिड का एग्जांपल डिस्कस करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो प्लाज्मिड का होता है वो डिस्कस करने के लिए हो जाता है PBr 322। ये एक तरह का प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इसमें P की बात अगर मैं करूं तो P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बॉलीवर। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इनको डिजाइन करा है तो उनका नाम आता है। R स्टैंड फॉर रॉड्रिगज, रॉड्रिग। फिर 322 जो है इसका सीक्वेंस हो जाएगा जहां से ये लिया गया है। अब ये पीबीआर जो होता है इसमें दो रेजिस्टेंस जीन्स होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। वो कौन सी हो जाती है? एक होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसमें भी क्या होता है? ORI करके सीक्वेंस होता है। अगर इसका बात करें कितने बेस पेयर का होता है तो ये होता है 4362 बेस पेयर। अब देखो काफी सारी बुक्स है वहां पे आपको 4361 लिखा हुआ मिलेगा, और हो सकता है आप अगर गूगल पे इसकी पिक्चर्स भी देखो वहां पर भी 4361 लिखा हुआ मिला आपको। इस 2 की जगह आपको मिलेगा 1। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्ड एंड प्रिमरोज करके जो ऑथेंटिकेट बुक होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर इसका नंबर कितना दे रखा है? 4362 दे रखा है। तो मैं इसको 4362 ही मानती हूँ। ये इतने बेस पेयर का होता है। ये करीबन 15 कॉपीज बना सकता है एक बार में जब ये अंदर जाता है तब। और फिर ये 5 से 10 kbps का डीएनए जो है वो अपने अंदर इनबिल्ट करा सकता है। और इसको लिया कहां से गया है? इसका जो कोल E1, इकोलाई का जो कोल E1 होता है स्ट्रैंड, वहां से ये प्लाज्मिड डिराइव किया गया है। तो इसकी भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें भी वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली सीक्वेंस होगी, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी इसमें, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट किया जा सके। इसका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है ना, साइज इसका स्मॉल है। अब इसकी स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको देखो इसकी PBr 322 की फोटो दिखाती हूँ तो आपको इसका जो डायग्राम है, राउंड करके जो डायग्राम है वो आपको क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए ये देखिए PBr 322 की जो स्ट्रक्चर है इसमें PST1, PBU1, ECO R1, CLAV1, HIN3, BAM H1 और SAR H1, ये सारी साइट्स के नेम दे रखे हैं। ये वो साइट्स है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है। और अंदर की तरफ आप देखोगे तो पीच कलर का जो दिख रहा है वहां पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस करके जीन प्रेजेंट है, सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। इनका भी क्या काम है? अगर एम्फिसिलिन वाले पोर्शन में कहीं पर डीएनए गया है तो मतलब एम्फिसिलिन में रेजिस्टेंस वो प्लाज्मिड शो नहीं करेगा। नीचे की तरफ आपको दे रखा है ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वाला पोर्शन भी दे रखा है। देखो नीचे की तरफ PBU सेकंड करके भी, ये भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन साइट्स है जो क्या करेगा? कट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से PBr 322 की जो स्ट्रक्चर होती है
यानी प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसा है। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, क्वेश्चन पूछेंगे कितनी कॉपीज बना सकता है और कितना kbps का डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर आर या बी किसके लिए स्टैंड करता है, वो कहां से लिया गया है, कोल E1 से लिया गया है, कौन सी रेजिस्टेंस जीन्स होती है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स होती है। तो ये सारी बात जो होती है वो प्लाज्मिड की हो जाती है। अब प्लाज्मिड के बाद अगर अपन नेक्स्ट स्टडी करें तो नेक्स्ट जो आता है वो आपका अनदर पोर्शन आ जाता है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए अब अपन बात करें नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अगर कभी भी अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है और बीच में एक लीनियर पार्ट प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरियोफेज में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका लैम्बडा फेज और एक हो जाएगा M13 फेज। जब भी अपन लैम्बडा फेज की बात करते हैं तो लैम्बडा फेज जो होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट भी कितना, मतलब अगर प्लाज्मिड से उसको कंपेयर किया जाए तो 1000 टाइम मोर एफिशिएंट देन प्लाज्मिड। ये जो है आपका लैम्बडा फेज जो होता है इसके अंदर इसका जो डीएनए होता है वो 50% ही एसेंशियल होता है, बाकी सारा पोर्शन कैसा होता है, नॉन एसेंशियल होता है। तो हमको जब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो 50% पार्ट होता है नॉन एसेंशियल उसको रिमूव करके खुद का जो काम वाला पार्ट है ना वो इसमें डाल देते हैं। इस वजह से इसकी ये जो एफिशिएंट फीचर है इसकी वजह से इसको बहुत यूज किया जाता है। इसमें लास्ट की तरफ कोहेसिव एंड्स होते हैं, वो मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लास्ट में कोहेसिव एंड्स होते हैं जहां पर आपको अपना डीएनए लगाना होता है। और इसमें कॉस साइट्स होती है, उस कॉस साइट्स के अंदर भी आप अपना डीएनए डाल सकते हो जो आपको डिजायर्ड डीएनए है वो। तो इस तरह से ये जो लैम्बडा फेज होता है इसकी ये बात है, इसका जो हेड होता है इसमें करीबन कितनी साइज का डीएनए डाला जा सकता है, 48.5 kbps तक का। और जीनोम कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में, और इसकी साइज कितनी हो जाएगी 48,502 बेस पेयर, करीबन इतनी साइज जाती है। तो इसकी जो फेज बैक्टीरिया फेज जो है वो इसकी एक स्ट्रक्चर में आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, और फिर मैं आपको लैम्बडा फेज दिखाने वाली हूँ। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को, ये देखिए ये एक लैम्बडा फेज की स्ट्रक्चर है। इस लैम्बडा फेज की स्ट्रक्चर में आपको हेड दिख रहा होगा, इस हेड के अंदर जो है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए हो जाएगा, फिर बीच में कॉलर है, फिर टेल है और लास्ट में जो इसकी बेस प्लेट्स होती है। अब जो हेड वाला पोर्शन होता है उस हेड वाले पोर्शन में क्या होता है, वहां जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए के स्ट्रक्चर में देखिए एक और पिक है नेक्स्ट, वो देखिए जहां पर आपको मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स दिख रही है वहां पर आप अपना क्या कर सकते हो, जो डीएनए है वो डाल सकते हो। इधर की तरफ ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स दिख रही है, जैसे आपने एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वगैरह पढ़ी थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होती है जो ये पता करवाने में हेल्प करती है कि डीएनए इंसर्ट हो गया है या नहीं। और नीचे की तरफ देखो आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दे रखा है। अब जब इस फेज के अंदर डीएनए को डाला जाता है तो ये फेज कैसे काम करता है वो अपन बात करते हैं। जब भी कोई फेज लैम्बडा फेज को ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ आपको एक नॉन एसेंशियल रीजन दिख रहा होगा जो डार्क ग्रीन कलर का है। ये डार्क ग्रीन कलर वाले रीजन को आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं। इसको वहां से कट करके रिमूव करके जो आपका फॉरेन डीएनए है या आपका डिजायर्ड डीएनए है उसको आप वहां पर जोड़ सकते हो। लास्ट में जो देखो डॉट्स दिख रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कोहेसिव एंड्स हो जाएंगे। अब जब आपका फॉरेन डीएनए इसमें प्लस हो गया तो उस डीएनए को वापस उसके हेड के अंदर, फेज के हेड के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। और अब ये जो फेज हो गया इसमें आपका डिजायर्ड डीएनए चला गया। अब ये जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वहां पर आपका डिजायर्ड डीएनए पहुंच जाएगा। इस तरह से जो आपका लैम्बडा फेज जो है वो एक्ट करता है। तो लैम्बडा फेज की आपको कैसे वर्क करता है इसकी फंक्शनिंग समझ में आई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं M13 फेज की। ये M13 फेज को जब भी आप डिस्कस करते हैं तो आपको एक चीज 100% याद रखनी है कि अगर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, क्योंकि एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड अगर आपको लेना है तो आपको कौन सा वेक्टर यूज करना पड़ेगा, M13 वेक्टर। इसकी साइज जो होती है बहुत छोटी होती है, 10 kb तक की होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कैसी होती है, 6 गुना ज्यादा होती है। मतलब 6.4 इसका जो है वो जीनोम का साइज है, लेकिन ये करीबन 6 गुना ज्यादा अपने अंदर इंसर्ट करवा सकता है। और ये फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज होता है ई कोलाई का,
इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज करने के लिए यूज किया जाता है और इसका मेन पर्पस कहां पर है, डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह जो की जाती है वहां पर M13 को यूज किया जाता है। अब M13 की फंक्शनिंग भी कैसे हो रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए M13 की स्ट्रक्चर है, इसमें देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दे रखा है, एक पी रीजन दे रखा है, प्रोमोटर रीजन और एक ऑपरेटर रीजन, ये इसके रेगुलेटरी एलिमेंट हो जाएंगे। और एक लैग जेड करके जो मल्टी क्लोनिंग साइट्स दे रखी है वहां पर आप अपना डीएनए इंसर्ट करवा सकते हो। इस तरह से ये M13 वर्क करता है। जब M13 को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो M13 की क्या खासियत है, ये खुद तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, वहां पर अंदर जाके खुद डबल स्ट्रैंड बना लेगा, लेकिन आपको जो आपका सिंगल स्ट्रैंड चाहिए था वो तो आपको अब मिल गया, तो वो बैक्टीरिया के अंदर सिंगल स्ट्रैंड जो है ऑब्टेन कराने के लिए कौन काम करता है, M13 वर्क करता है। तो ये आपके बैक्टीरियोफेजेस की बात होती है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो कौन से हो जाएंगे, कॉस्मिड्स हो जाएंगे। कॉस्मिड को जब भी आप देखते हैं तो आप क्या बताएंगे, कॉस्मिड्स है इसमें दोनों रीजन हो जाएंगे, यानी कॉस रीजन किसका है, वो हो जाएगा फेज का और प्लाज्मिड का मिड। अब कॉस्मिड है नियर अबाउट 45 kbps तक का डीएनए जो है वो अपने अंदर इंसर्ट करा सकता है। तो इसमें भी वापस वही हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस, ओरिजिन रीजन हो जाएगा प्लाज्मिड वाला, एम्फिसिलिन वगैरह रेजिस्टेंट जीन हो जाएगी। तो मैं आपको कॉस्मिड की भी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा। मतलब फंक्शनिंग ये कॉस्मिड भी कैसे करेगा, जैसे प्लाज्मिड अंदर जाता है बैक्टीरिया वैसे ही जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको शो करती हूँ, वो स्ट्रक्चर आप देखिए तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये जो कॉस्मिड की स्ट्रक्चर में नीचे आपको कोल E1 से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया गया है वो आपको दिख रहा होगा। फिर जो कॉस साइट है वो राइट साइड में जो रेड कलर की कॉस साइट है ये कहां से ले रखी है आपने, ये फेज से ले रखी है। फिर पॉलीलिंकर वाला पोर्शन हो जाएगा, जहां पर आपको डीएनए आपको इंसर्ट कराना है तो वहां आप इंसर्ट करा सकते हो। और लेफ्ट साइड में आपको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पोर्शन दिख रहा है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं है, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है या नहीं है। तो इस तरह से आपका कॉस्मिड फंक्शन करता है। कॉस्मिड में कितना केबीपीएस का डीएनए दस्ता, नियर अबाउट 45, और इसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड वेक्टर कहा जाता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, एम्फिसिलिन वाला हो जाएगा, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से लिया गया, कोल E1 से लिया गया है इसमें। तो ये आपके कॉस्मिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। फिर अगर अपन बात करें तो फिर और दो वेक्टर आ जाते हैं। एक वेक्टर आ जाता है टीआई प्लाज्मिड, ये दोनों स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और एक हो जाएगा आरआई प्लाज्मिड। ये दोनों मैं साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर जो होती है वो नियर अबाउट सेम ही होती है। वो मैं आपको जब इनकी स्ट्रक्चर शो करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में एक वायरुलेंस रीजन होता है, विर रीजन बोलते हैं जिसको, और जिसकी वजह से जो प्लांट है उसमें वायरुलेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर एक टी डीएनए होता है या ट्रांसफर डीएनए कह सकते हैं दोनों में। ये टी डीएनए क्या करता है, ये प्लांट के अंदर जाता है, मतलब प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करानी है वो किसकी हेल्प से होती है, टी डीएनए की वजह से हो जाएगी। ये टी डीएनए में आप अपने डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो। जब आपको किसी प्लांट को इन्फेक्ट कराना है तो आप टी डीएनए वाले पोर्शन में जो टी डीएनए का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करके अपना डीएनए इंसर्ट कर दो और फिर वापस आप उसको प्लांट को इन्फेक्ट करा सकते हो। जब टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं तो ये किसमें होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस में। लेकिन ये कहां पर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स में। अब ये क्या ट्यूबिफेशंस वाला जो है वो क्या जनरेट कराता है, ये ट्यूमर जनरेट कराता है, यानी जहां पर इंफेक्शन हुआ है वहां पर गांठ बन जाती है तो वो टीआई प्लाज्मिड कराएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है, हेयरी रूट फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत 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 बार पूछा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द प्लांट इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस टीआई प्लाज्मिड, और हेयरी रूट किससे बनती है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स वाले आरआई प्लाज्मिड से। तो ये दोनों की स्ट्रक्चर मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। देखिए ये आप टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखिए, दिखा आपको इसमें विर रीजन दिखा, जो विर रीजन है वायरुलेंस भी लिखा हुआ है जिसको विर रीजन कह सकते हैं अपन। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा
ओपाइन कैटाबॉलिज्म दिख रहा होगा। ऊपर की तरफ 3 तरह के जो हार्मोन्स है उनको प्रोडक्शन कराने वाला पोर्शन है ऑक्सीन साइटोकाइनिन। जो ऑक्सीन साइटोकाइनिन क्या करा रहे हैं, जो ट्यूमर बनेगा उसकी ग्रोथ को एनहेंस कराते हैं। फिर लेफ्ट से राइट वाला जो पोर्शन है उसके बीच में टी रीजन दे रखा है। उस टी रीजन को आपको देखेंगे तो ये टी रीजन क्या है, दिस इज द टी डीएनए विच ट्रांसफर टू द प्लांट। और इसी तरह से आप टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर में भी सेम इसी तरह का कुछ हो रहा है, सिमिलर है दोनों की स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ आपको? तो टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड किसके लिए वर्क करते हैं, प्लांट्स के लिए वर्क करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब अगर सबसे लास्ट में बात करें तो जो 4-5 मैंने आपको बताए थे, जैसे ये यैक, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक की स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये जो यैक की स्ट्रक्चर है इसमें भी आपको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, ओराई रीजन, मतलब मार्कर साइट्स, ये सब में होती है। यानी सारे जो फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं, यीस्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यानी अगर आपको फंगस को इन्फेक्ट कराना है और फंगस के अंदर कोई प्रोडक्ट जनरेट कराना है तो वहां पर कौन सा यूज करेंगे आप, यीस्ट आर्टिफिशियल। बैक करके जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज कर सकते हैं। आप कहाँ यूज करेंगे इसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराना है तो कोई लार्ज पार्टिकल आपको डालना है तो आप बैक से भी कर सकते हैं। फिर मैक की मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और पैक, इसे पी फॉर फेज हो जाता है। इन दोनों का भी यूज किसके लिए किया जाता है, लार्ज पोर्शन ऑफ डीएनए अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो। ये कुछ आपके बड़े साइज के वेक्टर्स थे जो जब आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझाया जाएगा तब आपको क्लियर होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वहां पर बड़े बड़े साइज के जो डीएनए थे उनको इंट्रोड्यूस कराना था। तो उस टाइम में इन वेक्टर्स की काफी हेल्प ली गई थी, मैक पैक बैक की। तो इसी के साथ अपन आज अपना वेक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, और ये जितना मैंने बताया है उतना सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आजकल जैसा कि ट्रेंड चल रहा है बायोटेक काफी पूछी जाती है, तो आपको वेक्टर्स पर भी पूछा जाएगा। तो आपको जितना मैंने बताया है काफी बुक्स में इससे कम भी मिलेगा, हो सकता है कहीं ज्यादा मिले तो अच्छी बात है। तो जो एनसीईआरटी या जो 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनके लिए भी काफी वास्ट नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है, और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप लिख के भेज सकते हैं, और मेरे से पर्टिकुलर कुछ और समझना चाहते हैं टॉपिक तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।